वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह सतनाम सत श्री अकाल आदाब। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज के एक खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आंटी जी जुड़ी है अमेरिका से और उनके बड़ी सिस्टर भी जुड़ी हुए हैं। उनका भी हम इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ धनेश्वरी कुरे जी जुड़ी हुई हैं जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। उनका भी हम विशेष स्वागत करते हैं आज के इस मदर्स डे प्रोग्राम लाइव में। और उनकी बेटी वर्षा कुबे भी जुड़ी है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस मदर्स डे के खास लाइव प्रोग्राम में। सभी मेहमानों का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। और अपना अपना परिचय दें धनेश्वरी कुरे जी। और मैं बेटी से भी चाहूंगा वर्षा कुरे से कि वो भी हमारी आंटी हैं अमेरिका से, उनको भी हैप्पी मदर्स डे करें। उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। धनेश्वरी कुरे जी। हेलो, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। हमारी जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सभी को मेरी ओर से मदर्स डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हों। और आज इस अवसर पर हम सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज इस अवसर पर हम सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे से हम अपने विचार साझा करेंगे, क्योंकि आज एक खास दिन है। हालांकि माताओं के लिए कोई एक खास दिन निश्चित नहीं है, क्योंकि हर दिन माताओं का दिन है, कोई एक खास दिन नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे हम मनाते हैं, आज मातृ दिवस है, हैप्पी मदर्स डे है, तो मैं सभी माताओं को सबसे पहले बधाई दूंगी और उनके विचार का हम करेंगे। बच्चों के मेरे ख्याल से आवाज आ रही है, उनको थोड़ा साइलेंट करें। आवाज आ रही है घर से, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है जी। बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। अपना परिचय बताएं और आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार साझी करें। धन्यवाद सर। मैं रंजीता खांडेकर। मदर्स डे पर सर्वप्रथम तो मैं सभी लोगों को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं खुद भी अभी एक न्यू मॉम हूँ। मेरा 2 साल का बेबी है, प्रत्युष खांडेकर। मैं अपनी माँ के लिए 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ, क्या कर प्रेम उस माँ का भला कैसे मैं बयां करूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ से ही सीखी है। और खुद एक नई माँ होने पर मुझे एहसास हुआ कि मम्मी लोग हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, हम कितना कुछ सिखाते हैं, गलती होने पर डांटते हैं, लाड करते हैं। तो वो सारी चीजें तो पहले समझ में नहीं आती थी, पर जी बहरहाल उनका नेटवर्क किसी कारणवश से कट गया है। तो मैं आंटी जी से अमेरिका से चाहूंगा कि आज की इस मदर्स डे पर हमारे तमाम लिसनर्स को, तमाम देश के उन तमाम माओं को आज के इस संदर्भ में अपनी विश दें, अपनी शुभकामनाएं दें। आंटी जी अमेरिका से। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ये मेरे बड़े सिस्टर हैं। शी इज अ रिटायर्ड टीचर। इन्होंने बहुत पढ़ाई करके और उन्होंने काफी मैथ, इंग्लिश और सिख हिस्ट्री के ये स्कॉलर हैं। और अब ये रिटायर होके यहाँ पर ओहायो, टोलेडो ओहायो में 84 से हैं, अपने बेटे के पास रहती हैं। तो आपको इनसे परिचय कराती हूँ पहले, और ये कुछ बोलेंगी। बोलो। Happy Mother's Day. I love you because ये सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ है अमृतसर। वहां से भी आप प्रोग्राम आता है आजकल, आप सुन सकते हैं। उनका पूरा रेगुलर
राम आ रहा है गोल्डन टेम्पल से, तुम भी आप लगा सकते हैं उसे। और बहुत अच्छा लगता है, उससे बात करके बहुत अच्छा लगे। तो आपकी फैमिली को भी हैप्पी मदर्स डे। और आप वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी आपको सुख दे, खुशी नसीब करवाए, सब परिवार को सुख रखे और शांति बख्शे। वाहिगुरु जी आप सहाय हों। सत श्री अकाल जी। जी आंटी जी, हमारे साथ एक और टीचर भी जुड़ी है, उनकी बेटियां भी जुड़ी है। धनेश्वरी को कुर्रे जी एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है और वो एक सफल माँ भी है। तो वो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, उनकी बेटियां भी जुड़ी है, उनकी अभी उन्होंने कहा भी उनकी एक छोटी बेबी भी है। तो बहुत अच्छा है कि आज सब लोग हम लोग कितनी दूर से एक दूसरे के साथ परिचय हो रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए एक माँ का एहसास होने के कारण, क्योंकि हम भी किसी न किसी माँ के बेटे हैं और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने तो किसी गॉड को, किसी भगवान को देखा नहीं है। अगर हम ईश्वर के स्वरूप अगर मानते हैं तो वो हमारी माँ हो सकती है, ईश्वर का स्वरूप भी हो सकती है। क्योंकि जब हम पेट में माँ के गर्भ में रहते हैं और वहां से जब इस दुनिया में हम आते हैं तो माँ के लिए भी एक सुखद एहसास है और उन तमाम बेटे और बेटियों के लिए भी है। तो मैं चाहूंगा कि इस मार्मिक शब्दों को आप लोग बयान कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई विस्तार से कोई शब्द नहीं है। तो मैं धनेश्वरी कौशिक जी से चाहूंगा, कुर्रे जी से, कि वो एक टीचर होने के नाते आज की इस परिचर्चा को खास बनाएं। धन्यवाद जी भाई साहब, इस खास परिचर्चा के लिए आपने मुझको आमंत्रित किया है। और मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद दूंगी और खासकर भाटिया आंटी, दोनों आंटी जी को मेरा सत श्री अकाल नमन, क्योंकि दोनों हमारे लिए माँ जैसी हैं। और इतने दूर बैठे लोगों से, अपने लोगों से मैं जुड़ रही हूँ, मुझको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हम जितने भी माताएं हैं इस मंच में इकट्ठे हो रहे हैं और अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, अपने अनुभवों को, अपनी फीलिंग्स को। तो माँ शब्द ही अपने आप में एक मायने रखता है। माँ शब्द गरिमापूर्ण तो है ही, लेकिन माँ जहाँ पे शब्द आता है वहाँ पे आदमी, इंसान, कोई भी हो, नतमस्तक हो जाता है श्रद्धा भाव से, क्योंकि कहा गया है कि माँ जो होती है ईश्वर का दूसरा रूप होता है। और वास्तविकता ये है कि जब भी कोई स्त्री माँ बनती है तो वो भावपूर्ण जो है पल है, उसको कोई नहीं भूल सकता। और मेरे ये 2 बेटे हैं और जो बेटियां जुड़ी हुई हैं वो वर्षा कुर्रे जी हैं, रंजीता खांडेकर जी हैं, आकांक्षा खांडेकर जी हैं। हालांकि वो गांव में है तो थोड़ा नेटवर्क कवरेज का प्रॉब्लम जा रहा है, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रही हैं। किंतु मैं चाहती हूँ कि हमारे जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इस खास अवसर पर जुड़ें, अपने विचार को साझा करें और इस मदर्स डे स्पेशल को और खास बनाएं अपने विचारों से। और मैं आंटी जी लोग का विचार सुनना चाहती हूँ, उनके साथ विचार साझा करना चाहती हूँ कि वे अपना अनुभव सुनाएं, क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, हमारी माँ जैसी हैं। जी जी आंटी जी, आप सुन पा रही हैं? धनेश्वरी कौशिक जी ने कुछ सवाल किया आपके लिए। ये है ना, मेरे बड़े सिस्टर, तो इनके साथ ही मैं बड़ी हूँ, इनके पास ही मैं पढ़ी हूँ। मैं छोटी सी थी तो इन्होंने मुझे माँ जैसा पाला है। नलाने तक मुझे बता रही थी कि जब तू छोटी थी तो तू पलंग के नीचे चली जाती थी, तो मैं तेरी टांग पकड़ के खींच के तेरे को बाहर निकालती थी, तेरे को नलाने के लिए, और तू फिर भाग जाती थी मेरे से। तो ये जो है, इन्होंने लाइफ में कम से कम मेरे ख्याल 45 years of her life she has worked teaching in a high school. और आपको पता है इंडिया में हाई स्कूल में बच्चे जो हैं उनको डील करना कोई खास बात ही है, आम लोग नहीं कर सकते। पर इनको जो टीचर्स हैं, जब यहाँ मेरे पास हम रहते थे मिशिगन में, तो वहां हम गुरुद्वारे में गए तो इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो तो अब बड़े हो गए, उन्होंने इनको पहचान लिया। अभी के ये
एज की वजह से फर्क पड़ गया है, पर उन्होंने आके इनको पहचान लिया और वो इनके पास आके इनको बहुत प्यार दिया कि मैं आपके पास मैं हाई स्कूल में पढ़ी हूँ। और अब से मैं वो बात कर रही हूँ करीब 85 की 86 की। तो जो एक टीचर है उसका जो बच्चों से एक कनेक्शन बनाना और प्यार मोहब्बत से उनकी बातें सुननी और उनको सहारा देना कि भाई अगर एक फीमेल टीचर है वो उनकी माँ क्लास में है और माँ घर में है बच्चों के, अपने बच्चों के लिए, और क्लास में वो सारे उसके बच्चे हैं। ये अपने बच्चों की तरह ही उन सारी क्लास के बच्चों को ट्रीट करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं इनके पास भी, जब ये टीचर थी स्कूल में, हाई स्कूल में, तो मैं वहां भी जाती थी। मुझे कुछ बातें याद हैं कि इनके स्कूल में हॉकी खिलाई जाती थी, तो मैंने इनको बोला कि मुझे भी हॉकी खेलनी है। तो कहती है मैं उनसे बात करूंगी, अगर तुम हॉकी खेलना चाहती हो तो ठीक है। वो उनको बोलूंगा कि मेरी छोटी सिस्टर आई है तो इसको भी हॉकी खेलने दो। सो ये जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, एक माँ का जो रोल है वो अगर टीचिंग में भी वही सेम चीजें, वो प्यार मोहब्बत अगर वो पहले रखें और घर में भी वही एनवायरनमेंट से खाना बनाएं, जो कुछ भी बनाएं, उसमें अपना एक ही हमारा मिशन होना चाहिए कि हमने बच्चों को, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को यही सिखाना है कि जो कुछ बनाओ वो प्यार मोहब्बत से बनाओ और उसमें प्यार डालो। और पूरे इस कुकिंग भी एक मेडिटेशन है, तो उसी से जैसा चाहते हो आपके बच्चे वैसे ही होंगे। बस मैं इतना ही कहूंगी। और बस यही आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सारों से। और ये मेरी जो बहन जी हैं, एक बारी आपसे फिर दर्शन करके और फिर बोलेंगी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हुए और भी जो मेहमान हैं, मुझे लगता है वर्षा कुर्रे हमारी बेटी है जो जुड़ी है आज के इस कार्यक्रम में, पहली बार जुड़ी है। तो मैं उससे चाहूंगा कि एक बेटी होने के नाते जो तमाम हमारी जो भारत के अंदर में या विश्व के अंदर में जो बेटियां हैं, उनके बारे में क्या सोचती है एक बेटी और एक मदर के संबंध में, जो रिश्ता की बात आती है या प्रेम का जो बात है, जो भावना की बातें आती है, इस पर अपने कुछ विचार साझी कर रहे थे। मुझे लगता है वर्षा से हमारा डिस्कनेक्शन हो गया है। मैं धनेश्वरी कुर्रे जी से चाहूंगा कि वो इस पर अपने विचार रखें। धन्यवाद खुदे भैया जी। जी, उनके जी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं भैया। ठीक है जी कोई बात। जी जी। तो एक माँ होने के नाते मेरा जो अनुभव है, मैं उसको शब्दों में कैसे बांधूं, क्योंकि ये भावपूर्ण विषय है। हाँ हाँ माँ होना एक गौरवपूर्ण विषय है, भावपूर्ण विषय है। मैं भी किसी की बेटी हूँ और वो मैं अपनी बचपने को याद करती हूँ, मेरी माँ का संघर्ष को याद करती हूँ, क्योंकि आज के परिवेश में और पहले के परिवेश में बहुत अंतर था। और मेरी माँ जो है, मेरी माँ है लेकिन वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन मेरे से ज्यादा समझदार है क्योंकि मेरी माँ है। हालांकि उन्होंने मुझे पढ़ाया, संघर्ष किया। और उस समय का माहौल ऐसा था भैया जी कि खासकर बेटियों को पढ़ाने का ज्यादा क्रेज नहीं था, समझिए। तो मेरी माँ क्या है, ज्यादा पढ़ नहीं पाई, लेकिन उनको उस चीज का अफसोस हमेशा रहा कि वो पढ़ नहीं पाई। लेकिन उनके मन में एक भावना थी कि मेरी जो भी बेटियां हैं वो आगे पढ़े और आगे बढ़े करके, और उन्होंने उसको कर दिखाया। तो हम जितनी भी उनकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो हमारी पढ़ाई में, हमारे सुख सुविधा में हमारी माता ने कभी कोई कमी नहीं की। और आज भी हमारी माता जो है हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसे वो बचपन में हमारे साथ करती थी। और माँ का होना सौभाग्य की बात है हर किसी के लिए, हर बच्चे के, क्योंकि माँ है तो सब चीज है। और मैं भी एक माँ हूँ, दोनों बेटे हैं। तो हालांकि मुझको भी कमी महसूस होती कि मेरी बेटियां नहीं है, लेकिन मेरी जितनी भी बेटियां हैं जो मेरे परिवार में हैं,
उन्होंने मुझको कभी भी इस बात की कमी महसूस होने नहीं दिया। जैसे कि अभी आपने बताया हमारी बेटी वर्षा रानी कोल्हे जुड़ी थी, अब वो बचपन से मेरे साथ ही रही हैं और हालाँकि वो मेरी भतीजी है लेकिन वो मेरी बेटी से कम नहीं है। और जैसे वो अपनी माँ को समझती हैं वैसे मुझको भी समझती हैं और आज वो जी। बीए एमएस डॉक्टर है और वो प्रैक्टिस कर रही है, उनका प्रैक्टिस भी पूरा हो गया है। और मैं अपने परिवार से अपनी बहुओं को भी जोड़ना चाह रही थी लेकिन वो नेटवर्क कवरेज का प्रॉब्लम है, गाँव में है इसलिए थोड़ी दिक्कत जा रही है। तो जी। हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है भैया जी। जैसे हमारे लिए बेटियाँ हैं वैसे हमारे लिए बहू हैं। तो उनको भी खुशी हो रही थी, जैसे आपने मुझको लिंक सेंड किया, मैंने उनको बताया कि आज मदर्स डे स्पेशल है, आप सभी को अपना विचार रखना है। और खासकर मैंने आपके बारे में बताया कि हमारे बूढ़े भैया जी हैं करके, तो हमारी बेटियाँ बहुत खुश हुई, चलो हमारे परिवार से कोई जोड़ रहे हैं हमको करके। और इस जी, खास जी। डे पे तो स्पेशल स्पेशल बनना चाहिए था किंतु लेकिन अब नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं। आज हम लोगों नहीं ने तो और काफी कुछ स्टेट से, आसाम से और भी कई राज्यों से, नेपाल से कई जो हमारे मेहमान आते हैं उनको भी जोड़ने का जी, कोशिश किया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई घर में, परिवार में ये सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, उसके कारण भी हमारे इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए हैं। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आप जी, इस प्रोग्राम को हम और ख़ास बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश से आज हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि गाँव में नेटवर्क का प्रॉब्लम अक्सर होता है, क्योंकि मैं भी गाँव में हूँ और कभी-कभी मेरे यहाँ लाइट भी गोल हो जाती है और नेटवर्क भी कभी-कभी चला जाता है। तो इस पर जी, जी, हम ये कह सकते हैं कि जो शहरों में नेटवर्क है, वो ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क का प्रॉब्लम ज़रूर रहता है, ये हम इस बात को समझते हैं। लेकिन मैं आपसे, मेरे को लगता है कि हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं लगता है। अ, हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़े हैं, वो भी हमारे स्क्रीन पे आ जाएँ और अपनी बात रखें। स्वागत है उनका कार्यक्रम में। हेलो, हमारी आवाज़ जा रही है आप तक? हेलो, हेलो, आंटी जी हमें सुन पा रही हैं? हेलो, जी, I couldn't hear you because I just stepped out. So, जी। हाँ जी, क्या आपका कोई हाँ, क्वेश्चन था? और भी जुड़ी हुई हैं, वो उनका मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, तो वो उनसे हमारा आग्रह है कि वो जुड़ें और हमारे साथ अपनी विचार साझी करें। किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये अभी कुछ और नंबर ऐड हुआ है ना अभी 5वें नंबर पे। ये आप ही का नंबर क्या है? ये जेबी लिखा हुआ है। मेरा जीबी है। अच्छा, जीबी है। अच्छा, अच्छा। तो अभी धनेश्वर कुरे जी ने जो अपनी बात रखा है, उस पर और कुछ आप विचार रखते हुए अपनी बात रखें, कोई ऐतिहासिक कोई कार्यक्रम को लेकर। ये हमारी बेटी है मुंबई से, जैनब बोरोडी इसका नाम है, जैनब, इससे बात करें। जी, जा, अभी प्रोग्राम में स्वागत है। वो बंद करता है। स्क्रीन ऑन करें। और जैनब बेटा अपनी बात रखो। जैनब बेटा अपने अपनी बात रखें। हेलो, गड़बड़ आ रही है। मेघराज जी आज के इस संदर्भ में अपने कुछ विचार रखें आज मदर्स डे पर। हेलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। तो जी। सबसे पहले तो मैंने एक कविता भी लिखी है। तो कविता लिखी है मैंने, इसके ऊपर एक मदर डे के ऊपर बहुत बेहतरीन कविता है।
जो मतलब पूरी विश्व की माताओं के लिए, मतलब बहन जो जो माताएं हैं पूरे विश्व के अंदर, उनके लिए लिखिए कि भाई जब माँ है तो माँ अपने बच्चे की, जब जिस टाइम बच्चा रोता है ना, तो उसके रोने की आवाज से पहचान लेती है कि इसके अंदर इसको भूख लगी है या इसको दर्द से कुड़ा रहा है। तो माँ की जो बात है वो रब का, बहुत सारे कहते हैं रब का दूसरा रूप है, ऐसा बोलते हैं। फिर मैं, मेरा ऐसा मानना है कि रब का तीसरा रूप है। पहले तो पहले रब के रब रब अपना आप खुद ही, वो भी माँ के समान ही है। दूसरा धरती माँ है, और तीसरा है हमारी माताएं जिसे हमें जन्म दिया है। तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि इनका कर्ज तो हम कभी नहीं उतार सकते जिंदगी में, क्योंकि इनका कर्ज जो है, इन्होंने 9 महीने पेट में रख करके हमें जन्म दिया है। और हम तो इनका बार बार बस इतना है कि इनकी सेवा इतनी करेंगे, मरते दम तक सेवा करते रहे, और तभी माँ बाप का जो है वो एक, ये सेवा नहीं है, फर्ज निभाना होता है। तो इसको फर्ज को निभाए, तभी माँ बाप का जो है क्या कहते हैं, प्यार मिल सकता है, लाड मिल सकता है। जी थैंक यू। जी जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मेरे ख्याल से लगता है आपकी बिटिया का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश से। कोशिश करते हैं कि वो फिर से दोबारा हमारे साथ जुड़े। मैं तब तक इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए धनेश्वरी जी से ही चाहूंगा कि आज के हमारे तो मेहमान इसमें कम है, तो जिस दिन से मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो माँ है उनको पता नहीं है कि मदर्स डे का महत्व क्या है। तो इस पर आप कुछ और विस्तार से बातें करें, क्योंकि गांव में अगर हम किसी को पूछते हैं, आज हमने कुछ अपने आसपास के लोगों को पूछा कि आज मदर्स डे है, कुछ मालूम है, तो उन्होंने कहा कि हमको तो कुछ भी मालूम मदर्स डे क्या होता है। तो इस पर आप हमारे देखने सुनने वालों को कुछ विशेष बात रखें, धनेश्वरी जी। जी 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 भाई साहब, जैसे आपने अभी बताया कि वाकई में ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुतों को भी मालूम नहीं चलता कि आज कौन सा डे है। जैसे आपने बताया कि मदर्स डे है, बहुतों को पता भी नहीं चला होगा, और बहुतों को पता भी नहीं कि आज जी 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 जी। लेकिन अभी मल्टीमीडिया इतना मतलब प्रोग्रेसिव में है भैया कि किसी न किसी माध्यम से बच्चे अपने मम्मी को बता ही देते हैं। हालांकि माता लोग को पता नहीं है, लेकिन बच्चे जी हमारे अभी क्या है, जुड़े हुए हैं, तो उनको किसी न किसी माध्यम से पता चल जाता है कि आज मम्मी लोग का डे है, मदर्स डे है। हाँ, आज और सोशल जी मीडिया जी हर आदमी के हाथ जी में है, इसलिए जी जानकारी जी हो जी जाता है। जी 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 जी। तो पहले से बेटर है अभी स्थिति, और हर कोई विश करना चाहता है अपनी मम्मी को। और जैसे अभी जी कुछ देर पहले मेरा ही बेटा था। हालांकि मेरे दोनों बेटे जो हैं बेटियों जैसे हैं, क्योंकि बेटी की कमी कभी भी बेटियों की कमी उन्होंने महसूस होने नहीं दिया। तो अभी आपके जूम मीटिंग में मेरा लेट जुड़ने का कारण यही था कि मेरा हाँ जो बड़ा बेटा है वो मुझको गिफ्ट देना चाहता था, मोबाइल को लेके चला गया था दुकान, वो शॉप पे, और उसके लिए कवर और उन्होंने कवर वगैरह बनाया था मोबाइल के लिए। तो मैंने कहा बेटा मुझको लेट हो रहा है, जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो फिर तो उसको ही पता कि मम्मी का मीटिंग चलने वाला है करके, फिर हड़बड़ी से ला करके मुझको दिया। तो ये सब तो भैया ये जो छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं ना, बहुत भावपूर्ण होते हैं। मैं उस बारे में सोचती हूँ एक माँ बिल्कुल होने। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। और माँ जैसे अपने बच्चों को पहचान लेती, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, मेघराज सिंह जी ने, कि माँ हर चीज पहचान लेती, वैसे बच्चे भी पहचान लेते हैं माँ के अंदर की जो बात होती है। तो उसके लिए हमें एक परिवेश बनाना पड़ता है। माँ होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि घर में जितनी माँ की महत्ता है उतनी पिता का भी महत्व है। घर में जितनी माँ की महत्ता है उतनी पिता का भी महत्व है, क्योंकि पिता पूरे परिवार का संचालन करता है वो, और माँ संस्कार का संचालन करती है। घर में जो माँ होती है वो संस्कार का संचालन करती है। तो जैसे माँ अपने घर में परिवेश बनाती है, वैसे बच्चे उस संस्कार में ढलते हैं, और उस संस्कार को वो आगे पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। मेरा यही मानना है। जी तो माता के लिए एक संदेश और मेरा एक विचार है कि पहले हमारे समय में एक जनरेशन गैप होता था, क्योंकि बहुत सारी माताएं हैं, बच्चे हैं, आपस में बैठ के एक अपना ओपिनियन नहीं रख पाते थे। लेकिन अभी का जो समय है, वर्तमान में जो चल रहा है, वो परिवेश काफी खुलापन है और एक अच्छी पॉजिटिव वे पे चल रही है। तो हर माँ को अपने बच्चे के साथ एक मित्रवत या फ्रेंडशिप व्यवहार रखना चाहिए, बिहेवियर रखना चाहिए। जी और एक घर के लिए, एक माँ के लिए, और एक बच्चे के लिए, और एक पूरे परिवार के लिए माँ जितनी सपोर्ट कर सकती है शायद ही कोई कर सकता है।
और वैसे देखने क्या तो घर के प्रत्येक सदस्यों का, प्रत्येक रिश्ते का अपना महत्व है, लेकिन जहाँ पे माँ की बात आती है तो माँ के सामने सभी गौण हो जाते हैं, क्योंकि माँ के सामने खुद परमेश्वर नतमस्तक हो जाता है। जी और जी आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास देखिए, पहले हमारे जो इतिहास में था वर्णित है, और आप लोग भी वो चीज को जान रहे हैं, उस इस चीज से अवगत हैं, कि हमारे समाज में मात्र सत्तात्मक राज्य था। और उसके जी बाद धीरे धीरे इतिहास में मध्यकाल में देखेंगे तो महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुए, माताओं के साथ, बहनों के साथ बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। किंतु अभी वर्तमान समय में शिक्षा के माध्यम से जो जागरूकता आई है, शिक्षा के माध्यम से जो जागरूकता आई है, उसके आधार पर हर माता और हर घर का परिवेश एक जागरूकता पे आ गया है, एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। तो इस मदर्स डे स्पेशल में मैं सभी माताओं को अपने हार्दिक दिल से बधाई देना चाहूंगी, और सभी बच्चों को, और सभी को अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि समय में बच्चे आदर करना सीखें, माता का, पिता का भी, और घर के हर सदस्य का भी। और इस संस्कार की जो सूत्रपात करने वाली होती है वो माँ होती है, क्योंकि कहा जाता है कि हर बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है, क्योंकि माँ एक पाठशाला है, संस्कार की पाठशाला है, जीवन की पाठशाला है। और वो जो हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को वो हस्तांतरित होती है। तो एक माँ की भूमिका में गौरवपूर्ण तो है, किंतु चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि माँ के कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जी घर के, परिवार के, बच्चों के साथ साथ अपने जितने दिन आते हैं उनके साथ उनको तालमेल बैठा के चलना पड़ता है। तो एक माँ जैसे हम एक इमेजिनेशन करते हैं, जैसे भगवान की, किसी परमात्मा की उसकी 4 भुजा है, किंतु मैं ये मानती हूँ कि एक माता की 8 भुजा होती है, एक माता की 8 भुजा होती है। और इसके सामने और ज्यादा शब्द क्या बोलना है, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं, जहाँ पे माँ की व्याख्या करनी होती है वहाँ पे शब्द बहुत कम पड़ने लग जाते हैं। जी इस मदर्स डे पे सभी माताओं को पुनः मेरा नमन, दिल से हार्दिक बधाई। जी और आप लोग भी अपना विचार रखिए। जी जी। जी हमारे साथ जैनब बिटिया जुड़ी गई हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आ, मेरे ख्याल से इस नेटवर्क में आंटी जी भी शायद जुड़ी हुई हैं, तो मैं सॉरी मेघराज जी की बेटी समझ रहा था। तो मैं चाहूंगा कि जिस ढंग से भारत के अंदर में एक स्लोगन चला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चों को भारत देश के अंदर में भ्रूण हत्या कर दी जाती है, बच्चों को कोख में ही मार दिया जाता है। तो अगर हमारा जो वंश परंपरा अगर बढ़ती है तो वो हमारी बेटियों से और माँओं से बढ़ती है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि ऐसी घटनाओं को लेकर लोगों के अंदर में क्या सोच है, क्यों बच्चों को ऐसी भ्रूण हत्या करके मार दी जाती है, बेटी को मार दी जाती है। तो इस पर जो भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। हेलो, हमारे साथ जो और जुड़े हैं वो नेटवर्क में नहीं है, तो मैं धनेश्वरी भाभी से ही चाहूंगा कि इसका जवाब वो दें। हेलो। हेलो जी भाभी। हाँ जी भैया जी। जी जी जी। जैसे अपने अभी आप एक तथ्य रखा कि भ्रूण हत्या, तो ये बात सही है। और इसके पहले भ्रूण हत्याएं होती थी, और आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्से में, कुछ तबके में और कुछ लोगों में ये मानसिकता है कि बेटियां बोझ होती हैं, और जी इसलिए गर्भ में ही जैसे ही पता चलता है कि भ्रूण बेटी का है तो उसको मार दिया जाता है, जो कि अमानवीय है। और मैं इसके पक्ष में कभी नहीं बोलूंगी कि आप चाहे वो भ्रूण बेटे का हो या बेटी का हो उसकी हत्या करें, क्योंकि जी बच्चा अगर पेट में है, किसी माँ के पेट में अगर जीवन आ गया है, चाहे वो 1 दिन का हो, तो वो जीव जो है परमात्मा की मर्जी से है, आपकी मर्जी से उसकी हत्या आप कर नहीं। और रही बात बेटी भ्रूण हत्या की, तो अगर मान लिया जाए कि आप बेटियां नहीं चाहते हैं, तो कल के दिन में आप स्वयं अपने अस्तित्व को खत्म कर दें। जब जी बेटियां नहीं होंगी तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। जी तो इसमें इसमें
एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि अपने जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, उसको बदलिए, क्योंकि बेटियां जो होती हैं बेटे से कम नहीं है। और आज के परिवेश में आप देखिए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे बेटियां पहुंची नहीं है, हर जगह पहुंच चुकी हैं। हिमालय जी। की चोटी को फतह कर चुकी हैं और अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। हमारी कल्पना चावला जी हैं, उनके बारे में आप सभी जानते हैं। राजनीति क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में बेटियां आगे आ रही हैं। तो बेटियों को आप घृणित कार्य के लिए विवश मत कीजिए, क्योंकि बेटियां खुद एक वरदान है माँ के लिए, परिवार के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए। क्योंकि जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ संस्कार होती है, वहाँ लक्ष्मी होती है, वहाँ पे एक वातावरण जो होता है बहुत सुखद होता है। जी। तो जो भ्रूण हत्या वाली बात आती है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समाचार में पढ़ते हैं, वो हृदय विदारक है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो बेटियां होती हैं उनको किसी गटर में, किसी नाले में या पॉलिथीन में लिपेट के फेंक दिया जाता है, जो कि अमानवीय है। मतलब उस घटना के लिए मैं घोर निंदा करूंगी। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जीव हमारे अंदर है, जो धरती में आ गया है, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। वो अपने कर्म करने के लिए आए हैं और उस कर्म को आप अपने गलत मानसिकता से उसको और गलत नहीं मत बनाइए। मेरा यही मानना है भैया। और जी। भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। आजकल हॉस्पिटल में ये सब प्रतिबंधित हो गया है, क्योंकि भ्रूण क्या है, भ्रूण जांच करना या जांच करवाना अपराध माना गया। जी। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है कि भ्रूण हत्या पहले बहुत ज्यादा होती थी, लोग भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा करते थे, और खासकर बेटियों के लिए। हम्म। तो सरकार के जो नियम बने हैं भ्रूण हत्या रोक के लिए कि उसकी जांच के पहले, मतलब सारी जन्म के पहले भ्रूण हत्या या पता लगाना कि बेटी है या बेटा है भ्रूण में, उसके बाद उसकी हत्या करवा देना। इसके लिए सरकार ने जो कड़े नियम बनाए हैं वो वाकई में बहुत अच्छी बात है। और उसके जी। बाद से भ्रूण हत्या में जो रुकावट हुई है, मतलब सुधार होना चाहिए, वो हुआ है, वहाँ पे कम हो जी। गए हैं। किंतु अभी भी हमारे समाज में देखेंगे बहुत सारे तबके के लोग हैं जो भ्रूण हत्या करवा देते हैं। हम्म। और कई बार तो क्या होता है कि समाचार पत्र में आए दिन हम देखने को, सुनने को मिल जाता है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको नाली या गटर के सामने आसपास छोड़ दिया जाता है, जो कि घोर निंदनीय है। एक मानव सभ्यता के खिलाफ है। किसी भी जीव की आप हत्या नहीं कर सकते। सामाजिक अपराध है। जी, सामाजिक अपराध कह सकते हैं इसको, मानवीय अपराध भी कह सकते हैं। दोनों अपराध है इसमें। और एक जी। माँ का हृदय तो कभी गवाही नहीं देगा कि वो किसी भी प्रकार से बच्चों के लिए हानि बर्दाश्त करे। एक माँ का दिल, एक माँ की आत्मा कभी गवाही नहीं देता है। इस समाज के कुछ नियम है, कुछ इदारे हैं जिसमें लोग अपनी छोटी मानसिकता को लेकर के चलते हैं। इस मानसिकता को हटाने की पहल हम सबको करनी होगी। और जब तक बेटियां रहेंगी तब तक हमारा अस्तित्व रहेगा। जी। बेटियां नहीं रहेंगी तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मान करें, जैसे आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सुधार हुए हैं इस स्लोगन से। बहुत से लोगों के मन में एक नए विचार आए हैं बेटियों के लिए। और हमारी बेटियां भी इस बात पे कायम हैं, वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। और हम, जिनके यहाँ जो बेटियां हैं वो तो गौरवशाली हैं, जिनके यहाँ जो बहुएं हैं जो बेटी के बराबर है, वो भी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बेटे बेटियों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, और बहू और बेटियों में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जी। जी। बहुत अच्छी आपने विचार आज की इस परिचर्चा पर रखे हैं। लेकिन हमारे भारत जैसे देशों में या विभिन्न देशों की अपेक्षा तुलना की जाए तो जैसा कि अभी अमेरिका में हमारी दो आंटी जी जुड़ी हुई थी, और उन वैश्विक देशों की अगर हम बात करें और भारत के प्रदेश में बात करें, तो कहीं न कहीं हमारे भारत देश के अंदर में बेटियों के ऊपर में बहुत पक्षपात, भेदभाव उनके जन्म से पहले से शुरू हो जाता है। और ये बहुत सामाजिक विषमता है। और यही कारण है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में जो बेटियों का जो रेशियो है, 1000 बेटियों के प्रति जो अ, जो पॉपुलेशन है, वो कहीं न कहीं 1000 पुरुष बच्चों के प्रति, बेटों के प्रति जो बच्चियों का जो पॉपुलेशन है, वो कहीं न कहीं उनका जो रेशियो है वो 700-800 तक घट गया था।
और यही कारण है कि हरियाणा जैसे राज्य में आज लोगों को शादी करने के लिए बेटियों को अलग अलग राज्यों से ढूंढना पड़ता है, लाना पड़ता है, अंतर्जातीय विवाह करना पड़ता है। अभी आप समझ सकते हैं कि इस विकराल रूप को धारण करने में कई राज्य कितने सफल हो चुके हैं और उनको ऐसी विषमता का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हम लोग आज की इस मदर्स डे पर इतना ही कहना चाहेंगे कि देश के तमाम हमारे बेटियां, हमारे बेटे जो पुरुष हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं है। बेटियां बल्कि इस दुनिया के उस हर तमाम रास्तों पर, हर ऊंचाइयों पर जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज अगर दुनिया में तमाम क्षेत्रों में अगर लोगों ने सिक्का गाड़ा है, तो वह बेटियों ने गाड़ा है। चाहे वो भारत का राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में आप उनका अगर आप देखेंगे, आंकड़ा करेंगे, तो हर क्षेत्रों में वो अव्वल है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर में आए दिन बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध होते हैं, चाहे वो छोटे-छोटे बच्चों के साथ में बलात्कार का मामला हो, चाहे उनके ऊपर में किसी भी प्रकार का अनैतिक यातना की बात होती है, तो हम सभी मानव समाज के लोगों का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि हम ऐसे भावनात्मक रूप से जो बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर जो लागू होता है, वो हर इंसान, हर परिवार के अंदर में है। अगर कोई भी पुरुष ऐसे जुल्म ज्यादती करता है, तो उनको अपने परिवार में, अपने संस्कार में ये शामिल किए जाने की ज़रूरत है कि हम भेदभाव जो घर से निकलते ही शुरू करते हैं, तो उनको घर से ही ये संस्कार मिले। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर हमारे में कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनसे कोशिश करूँगा कि वो भी अपने विचार साझी करें। नेपाल से मीना पेरियार जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है मीना जी, आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं उनसे चाहूँगा कि नेपाल राज्य में जो परिस्थितियाँ हैं बेटियों के ऊपर, वो भी अपने विचार साझी करें। मीना जी हमें सुन पा रही हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, आज मदर्स डे है और मदर्स डे पर सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई मदर्स डे की। आप भी एक माँ हैं, आपकी भी बेटियां हैं, तो इस पर आज नेपाल राज्य से जुड़कर वहाँ की वस्तु स्थिति पर हमें अवगत कराएं। मैं बहुत देर से जुड़ पाई हूँ, आप लोगों की कुछ बातें नहीं सुनी है। जी, सबसे पहले तो मदर्स डे के उपलक्ष्य में मेरे सामने मेरी माँ बैठी हुई है। मेरी माँ से लगायत तमाम माएँ जो हैं, सभी को हार्दिक सम्मान, हार्दिक नमन करते हैं। जो माँ है, जो माँ से मिलता है, वो कहीं किसी चीज से नहीं मिलता है। कहीं वो माँ की छाँव में, माँ की गोद में जो सुख और चैन जो मिलता है, जो सीखने को मिलता है, जीवन जीने का सलीका जो माँ की गोद में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। तमाम माँओं को आज मदर्स डे की शुभकामना देना चाहती हूँ सबसे पहले तो। जी। उसके बाद आप लोगों की बात नहीं सुन पाए, हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी इस वक्त हम क्या कहना चाहेंगे, जो पितृसत्तात्मक संरक्षणा जो है हिंदू राष्ट्र जहाँ जहाँ है, वहाँ पर पितृसत्तात्मक संरक्षणा है। महिलाओं को दूसरी दर्जा का नागरिक की तरह देखा जाता है। महिलाओं के काम का सम्मान नहीं होता। वह बहुत टूट कर काम करती हैं। जैसे एक घर में दो नर और नारी रहते हैं, नारी भी काम करने के लिए बाहर जाती है और नर भी काम करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन नारी काम करने के लिए बाहर जाती है तो उनको घर का सारा काम उनको खत्म करके फिर जाने का मिलता है और आने के बाद घर के काम की चिंता रहती है। लेकिन एक नर है, वो घर की जिम्मेदारी
मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी कि उनको घर की जिम्मेदारी कम उठानी पड़ती, लेकिन ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा देश है, चाहे ये नेपाल कहें, भारत कहें, पाकिस्तान कहें, बांग्लादेश कहें, ये धर्म में जो जूझ रहे हैं हम लोग, वहां पर नारियों को दूसरे दर्जे के रूप में देखा जाता है, उन लोगों का काम का सम्मान नहीं है। तो हम चाहते हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की कि महिलाएं जो काम करती हैं उनका सम्मान हो, और जो काम का विभाजन जो हुआ है, जैसे बच्चे पैदा करना, बच्चे को पालना पोसना, बच्चे का सारा कुछ देखना, वो महिलाओं के ऊपर रहता है। जो घर का सारा काम होता है वो महिलाओं के ऊपर रहता है। तो ये हम चाहते हैं कि जो काम का बंटवारा किया गया था, जब समाज कृषि युग से आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था, उस वक्त जो काम का बंटवारा किया गया था उसको फिर से बंटवारा किया जाए, जो समानता में हो, जो न्याय संगत हो। जैसे हम अभी भारत में क्या है मैं नहीं बता सकती हूँ, इतना अध्ययन मैंने नहीं किया है, लेकिन नेपाल में जो गर्भवती महिला होती है, जो बच्चे पैदा करने का वक्त होता है, उस वक्त सुक्केरी छुट्टी मिलती है मर्दों को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं तो उस वक्त मर्द भी छुट्टी लेके सारी महिलाओं को हिम्मत दें, उनका साथ दें, लेकिन जो व्यवहार में है वो नहीं होता है। वो छुट्टी लेके, वो छुट्टी का जो अर्थ है वो पूरा नहीं होता है। तो हम चाहते हैं वो समानता आने के लिए, अगर काम का फिर से श्रम का सम्मान करने के लिए काम का फिर से अगर वर्गीकरण नहीं हुआ, विभाजन नहीं हुआ, तो इसी तरह महिला पीछती रहेंगी। ये हम चाहते हैं कि काम का फिर से विभाजन हो और हर महिला को वो सम्मान मिले कि जो हक रखती है, जो अधिकार रखती है वो महिला, ये हम चाहते हैं। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, 22-25 सालों से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अभी फिर से मैंने लोकल इलेक्शन का प्रश्न आप लोगों के सामने रखा। ये शायद तीसरा जो छलफल हो रहा है, तो उसमें हम रख रहे हैं लोकल इलेक्शन का, क्योंकि अभी अब 4 दिन बाद हमारे वहाँ लोकल इलेक्शन होने वाला है। तो अभी हमारे वहाँ जो लोकल इलेक्शन है उसमें बॉडी जो होती है, म्यूनिसिपालिटी की जो बॉडी होती है, तो उसमें एक महिला अनिवार्य होता है। जैसे नगर प्रमुख, उप प्रमुख, दो पोस्ट में से एक महिला के अनिवार्य रखना चाहिए, ऐसा हमारा प्रावधान है, निर्वाचन आयोग का ऐसा प्रावधान है। और जो वार्ड के 5 सदस्यों का टीम होता है उसमें भी 2 महिला अनिवार्य हैं, 2 महिला में एक दलित महिला अनिवार्य है। इस तरीके का प्रावधान है। अब कुछ शुरुआत हुआ है, 5 साल पहले ये प्रावधान शुरू हुआ था और इलेक्शन भी, एक बार इलेक्शन होके भी 5 साल खत्म हो गए, दूसरा इलेक्शन संविधान बनने के बाद दूसरा इलेक्शन होने जा रहा है। नेपाल का संविधान जो जनताओं ने बनाया, संविधान था लेकिन राजा ने बनाया था इससे पहले। अभी बहुत सारे आंदोलन के बाद नेपाल का संविधान 2072 विक्रम संवत 2072 जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया, जनता की प्रत्याभूति उसमें है। तो संविधान के तहत इस तरीके की प्रावधान है नेपाल में, तो अब उसका प्रैक्टिस चल रहा है। लेकिन अभी इस नेपाल में क्या चल रहा है, जो केपी ओली का सरकार था, वो सरकार ने संविधान का जो धारा है उसको तहस नहस करने की प्रयास की, क्योंकि उनको 2 तिहाई की सरकार मिली थी। तो इसलिए उनको हराने के लिए, उनको उन सीट में उनको कम करने के लिए, उनकी ये जो सामंती प्रवृत्ति है उनकी, उसको कम करने के लिए नेपाल में अभी गठबंधन हुआ है। 5 दल का गठबंधन हुआ है, नेपाली कांग्रेस, नेपाल एकीकृत समाजवादी, माओवादी, जनता समाजवादी, लगातार 5 पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो गठबंधन के तहत अभी फिर से महिलाओं का सीट कम हो गया है। जो गठबंधन है, जैसे 5 पार्टी का गठबंधन है, तो सभी अपने अपने पद में महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, पुरुष को दे रहे हैं। तो इस तरीके का चल रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, संविधान जो प्रत्याभूत किया हुआ है महिलाओं के लिए, जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो अधिकार की व्यवस्था है, मीना जी, मैं सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि नेपाल में भी हमारे भारत जैसे बच्चों, बेटियों के ऊपर में भेदभाव किया जाता है,
वहां भी भ्रूण हत्या की जाती है, वहां भी बेटियों को मारा जाता है। एकदम एकदम एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम वैसा ही ये कॉपी है। भारत में जो कल्चर है, भारत में जो कल्चर के अनुरूप देश में शासन करने वाले लोग शासन करते हैं, इसी तरह नेपाल में भी है। लेकिन नेपाल में एक चीज प्लस क्या है कि अभी जो संवैधानिक व्यवस्था है, हम आप अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन जो लोकल लेवल का इलेक्शन होता है, वहां पर 41% महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य। हमारे संविधान में ये सुविधा अभी प्रदत्त हुई है। अब आपको हमने बता ही चुका है कि म्यूनिसिपालिटी में अगर कोई नगर प्रमुख देता है, म्यूनिसिपालिटी प्रमुख देता है, तो उसके उप प्रमुख में अनिवार्य महिला होना चाहिए, अथवा प्रमुख में महिला होना चाहिए, उप प्रमुख में पुरुष होना चाहिए। इस तरह की प्रावधान अभी हुई है, लेकिन अब इसको कंटिन्यूस करते हैं नहीं करते हैं, इसको देखना जरूरी है। और जो आप अभी हमसे सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर भी भ्रूण हत्या होता है, यहाँ पर भी महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव होता है, एकदम ऑब्वियसली यहाँ पर भ्रूण हत्या होता है। अभी हम आपको पता है कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या ज्यादा है। जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सरकार ने एक बार ऐसा तथ्यांक सार्वजनिक किया कि लड़की लोग ज्यादा पढ़ने लगी, स्कूल जाने लगी, इस तरह का तथ्यांक निकाला। बाद में हम लोगों ने उसका खंडन किया, क्योंकि सरकारी स्कूल में लड़कियां ही पढ़ती हैं, जो प्राइवेट जी लड़कियों क्या जी 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 हेलो, हाँ अभी आवाज ठीक है एकदम। तो जो मुझे लगता है मीना जी का नेटवर्क हमसे मीना जी आवाज आ रही है? मैं धनेश्वरी जी से चाहूंगा कि जिस ढंग से नेपाल के अंदर में भी भेदभाव और भारत की सेम परिस्थितियां हैं, तो आप एक टीचर होने के नाते बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि एक प्रकार से आज का हमारा जो ये जो चैनल के माध्यम से तमाम जो देश और दुनिया को के लोग जो जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, उन बेटियों को और उन पुरुषों को भी आपके इस मदर्स डे के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे कि उनको ऐसी जागरूकता उनको मिले और वो इसे ऐसे भेदभाव से वंचित रहें और इसको दूर करें। जी जी सर, जैसे कि अभी मीना जी ने बताया कि जिस प्रकार की स्थिति हमारे भारत देश में है, सेम वहाँ भी है नेपाल में। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाहे बात भारत की हो या नेपाल की, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। और भले संविधान में लागू है, जेंडर समानता की बात होती है, हमें भी बताया जाता है, हम भी जाते हैं प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में, तो वही बात होती है जेंडर समानता की। किंतु व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो जो समानता वाली बात है, वो मानसिकता वहाँ पर हावी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बात दो पक्ष की होती है, एक महिला की और एक पुरुष की। दुनिया में दो ही लोग हैं, एक महिला और एक पुरुष। आप देश की बात छोड़ दीजिए, चाहे भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी हो, आप देश की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो मानसिकता है, नजरिया है, वो कभी नहीं बदलेगी व्यवहारिक तौर। जमीनी तौर की मैं बात बोलना चाहूंगी, आज भी शहरों में भी वो भेदभाव होता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। और हमारे भारत देश के अलावा जो विकसित देश हैं, जहाँ पॉपुलेशन कम है, वहां भी ये भेदभाव होती है, क्योंकि शुरू से एक मानसिकता बनी आ रही है कि महिला है तो उसके ऊपर अत्याचार होगा ही होगा। और ये मानसिकता कहाँ से आई है? क्योंकि हमने इसको बोया, हम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार। और यहाँ पे केवल हम पुरुष वर्ग को दोषी देंगे, ये गलत बात है, क्योंकि महिला भी दोषी है यहाँ पे। इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो परिवेश है, जो माहौल है, जो विचार है, हम घर से ही सीख के आते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने जो घर में उपस्थित भाई लोग हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, उनको सिखाते हैं। और रही बात आत्मसम्मान की, अपनी समानता की, तो हर नारी को अपनी सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है।
आप अपने जी। महत्व को खुद समझिए, तो दुनिया भी आपके महत्व को समझने लग जाएगी। अपने वैल्यूएशन को समझिए, तो दुनिया आपको खुद वैल्यू देगी, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज मातृ दिवस है, चाहे वो बहन हो या छोटी बच्ची हो, बेटी हो या बुजुर्ग महिला हो, वो माँ है। तो जिस प्रकार से हम अपने घर में माँ के लिए जो भावना रखते हैं, सम्मान की भावना रखते हैं, उस प्रकार के सभी बेटी बहनों के लिए भावना रखें। और रही बात जो छोटी बच्चियों के ऊपर अत्याचार होता है, जो संवैधानिक नियम बनाए गए हैं, सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं, वो नियम तो है, लेकिन कहीं न कहीं व्यावहारिक तौर पर उस नियम में खामियाँ हैं। क्योंकि जब तक अत्याचार होता है, न्याय मिलते-मिलते तब तक बहुत देर हो जाती है। और वो पूरा परिवार पीड़ित होता है और परिवार के साथ-साथ समाज पीड़ित होता है, क्योंकि जो घटना चक्र हमारे आस-पास परिवेश में, समाज में घट रही है, उससे पूरा माहौल प्रभावित होता है। आने वाली जी। पीढ़ी प्रभावित होती है। एक शिक्षक होने के नाते मैं अपनी बच्चियों को, हमारे यहाँ सह शिक्षा का मतलब प्रावधान है, क्योंकि वहाँ पे हमारे स्कूल में लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और सह शिक्षा का वहाँ पे कार्यक्रम होता है। तो हम समानता का पाठ पढ़ते हैं। इसी प्रकार से भेदभाव वाली बात वहाँ पे नहीं होती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में हम जहाँ पढ़ाने जाते हैं, वो जो पारिवारिक उनका माहौल है, वहाँ तो शुरू से चले आ रहा है, क्योंकि लड़के और लड़कियों में भेद करने की, किंतु हम एक शिक्षक होने के नाते अपने आने वाली पीढ़ी को ये ज़रूर शिक्षा दें कि जेंडर समानता के साथ-साथ जो हमारी जो मानसिकता है, जो भेदभाव, जो हम परिवार से सीख के आते हैं, समाज से सीख के आते हैं, परिवेश से सीख के आते हैं, उस विडंबना को दूर किया जाए। और ये एक सशक्त ज़िम्मेदारी एक शिक्षिका के ऊपर, शिक्षक के ऊपर और ख़ासकर एक माँ के ऊपर होता है, क्योंकि घर का परिवेश और बच्चों को जो संस्कार देने वाली होती है, वो माँ होती है। दूसरी बात, अगर कोई महिला शिक्षक है, तो उसके ऊपर और ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि वो दोहरे ज़िम्मेदारी से गुज़रती हैं। एक माँ की ज़िम्मेदारी से, एक शिक्षक की ज़िम्मेदारी से और एक समाज के निर्माण की ज़िम्मेदारी से गुज़रती है। तो मैं हर माँ से निवेदन करूँगी कि वो घर में इस प्रकार से माहौल बनाए, संस्कार इस प्रकार से दें कि पुरुष वर्ग, माताओं की, बहनों की और नारियों की ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपने सम्मान को खुद समझें, अपने वैल्यूएशन को खुद समझें। रही बात राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे अभी मीना बहन जी ने बताया कि नेपाल में 40 से 40% वहाँ पे दिया जा रहा है, तो जब दुनिया स्त्री और पुरुष का है, तो 50% क्यों नहीं दिया जाता? हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे हैं, शिक्षा में, राजनीति में, आर्थिक जगत में, आप कहीं भी देख लीजिए। अंतरिक्ष में भी सफ़र कर रही हैं। तो जहाँ पर राजनीति की बात आ रही है, राजनीति के यहाँ पे उल्लेख हुआ है, इसलिए मैं इस शब्द को बोल रही हूँ कि भारत के साथ-साथ नेपाल और हमारे जो पड़ोसी देश है, जहाँ पे राजनीतिक परिवेश है, जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है, प्रशासन है, वहाँ पे महिलाओं को 50% जैसे आरक्षण की बात हुई है, तो जैसे वहाँ पे 40 से 40% जैसे बता रही है, तो 50% क्यों ना हो? हर क्षेत्र में। जी। तो इस प्रकार से बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, बहुत सारे खामियाँ हैं, जिसको हम ही सुधारेंगे, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। ये हमारी जी, ज़िम्मेदारी जी। है और परिवेश को बनाना हमारे हाथ में है, हमारे संस्कार के ऊपर है, हमारे शिक्षा के ऊपर है। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं यही कहूँगी कि हमारे ऊपर, हमारे जैसे कहते हैं कि एक शिक्षक के गोद में उत्थान और प्रलय का खेल होता है, सही बात है। हम चाहे तो समाज को बना सकते हैं, चाहे तो समाज को बिगाड़ सकते हैं, किंतु एक शिक्षक के हाथ में हमेशा बनाने का ही काम होता है, निर्माण का काम होता है, तो प्रलय कभी नहीं करता। तो एक माँ होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते और समाज में एक नारी की भूमिका के होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी सभी माताओं से, बहनों से और हमारे भाई बंधु से, हमारे पुरुष वर्ग से कि हमारे स्वस्थ समाज का निर्माण हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। हम भ्रूण हत्या रोक सकते हैं, अत्याचार रोक सकते हैं, क्योंकि अत्याचार कौन करता है? या महिला पुरुष के साथ करेगी या पुरुष महिला के साथ करेगी, कोई तीसरा यहाँ पे नहीं है। तो इस तथ्य को हम पॉइंट करके उस चीज़ को सोचें, उस पर मनन करें और एक अच्छे समाज की, एक अच्छे परिवार की और एक अच्छे विश्व की स्थापना करें। जी। कल्याण वो होना चाहिए। जी, जी। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया धनेश्वरी जी। आज की इस महत्वपूर्ण डिबेट पर आपने सारगर्भित सारांश में अपनी बातें रखी है। मुझे लगता है कि आज की इस परिचर्चा पर हमारी बेटियों को और हमारे बेटों को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं मीना जी से चाहूँगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी लास्ट प्रतिक्रिया दें, क्योंकि हमारा समय खत्म होने वाला है, मुश्किल से 1 मिनट बचा हुआ है। तो मैं चाहूँगा मीना जी से कि अभी धनेश्वरी कुर्रे जी ने अपनी सारांश में अपनी बातें कही हैं,
तो हमारे बेटियों को इस मदर्स डे के अवसर पर आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे बीना जी? धन्यवाद। ये धनेश्वरी जी ने जो अभी बात की, अपनी सार्वजनिक बात की है, उसको मैं समर्थन करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोकल इलेक्शन में नेपाल में अभी 41% महिलाओं की सहभागिता के लिए और संसद में सभी प्रदेश और संघ में उसमें संसद में 33% अभी आरक्षण शुरू किया गया है नेपाल में। हम तो क्या चाहते हैं कि 50% भी नहीं, हमारी संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, समानुपातिक तौर से हमारी संख्या जितनी है हमको उतना ही प्रतिशत मिले। नेपाल में अभी जो सर्वे हुआ है, तथ्यांक लिया गया है, उसमें 51% हमारी संख्या है, महिलाओं की संख्या 51% है और हम चाहते हैं कि 51% सहभागिता मिले। लेकिन क्या चल रहा है, संविधान एक तरफ है लेकिन कार्यान्वयन के तौर पे क्या चल रहा है, अभी हम आप लोग को क्या बताना चाहते हैं कि जो गठबंधन होके 4 और 5 पार्टी इकट्ठे मिलके अभी जो लड़ाई लड़ रही हैं केपी ओली के सत्ता को कमजोर करने के लिए, इसमें महिलाओं का जो हक था, जो 41% महिला सहभागिता को जो हक था, वो भी छीना जा रहा है, वो भी छीना जा रहा था। इस प्रकार की कुप्रथाएं जो है, इस प्रकार की जो संविधान को कुचलने की जो सिस्टम है, इसको अंत करने के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। एक तो हम पार्टी के लीडर भी हैं, अलग दूसरी बात हम वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, तो एक्टिविस्ट के तौर पे हम बात भी उठाते हैं। पार्टी के अंदर महिलाओं की सहभागिता, समानुपातिक सहभागिता, जितनी हमारी संख्या है उसी आधार पे हमको वहां पे प्रतिनिधित्व कराया जाए, ये हमारी लड़ाई चल रही है। तो इसलिए मैं अंतिम में क्या कहना चाहती हूँ कि किसी भी देश में महिला समान हकदार हैं, महिला वो सब कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकते हैं। तो इसलिए ये पुरुष और महिला की समानता की बात नहीं है, जो हमारा पैट्रियार्किक जो संरचना है उसकी लड़ाई की बात है, उसको अंत करने की बात है। जो शक्ति में है, वो जो सत्ता में है, शक्ति में है, उसका राज चलता है। तो हम चाहते हैं कि शक्ति समानता में बदले, सम न्याय हो, सम विकास हो और बेटियों को सम्मान दे। अभी व्यवहार में जो दिखता है कि बेटा एक माँ को पालेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन अभी व्यवहार में वो नहीं दिख रहा है। बेटी माँ को पालती है, बेटी माँ का सहारा बनती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बेटी को पढ़ाएं, बेटी को उच्च शिक्षा दें और बेटी को कामयाब बनाए, उसके बाद ही बेटी को शादी करें। जी अगर जी, बहुत शुक्रिया मीना जी। हमारे साथ एक और बेटी जैनब जी जुड़ गई है। समय भी हमारे पास कम है। जैनब जी हमें सुन पा रही हैं? हेलो जैनब जी, हमें सुन पा रही हैं? आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। और मदर्स डे पर लास्ट मैसेज के रूप में हमारा समय भी नजदीक खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को आप ही समाप्त करें, क्योंकि आप एक बेटी हैं, युवा बेटी है, और बेटियों के लिए मदर्स डे कितना महत्वपूर्ण है। जैनब जी हमें सुन पा रही हैं तो अपनी बात रखें। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बहरहाल वो उनकी आवाज हमें नहीं आ पा रही है। मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले धनेश्वरी कुर्रे जी का और अमेरिका से जुड़े हमारी आंटी जी का, मेघरा जी का और मीना जी का मैं स्पेशल धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और लास्ट में जैनब जी से चाहूंगा कि हमें अगर वो सुन पा रही हैं तो मदर्स डे के अवसर पर बेटियों के लिए मदर्स डे कितना महत्वपूर्ण है, तो इस पर अपनी लास्ट कमेंट दें हमें जैनब जी। जैनब जी हमें सुन पा रही हैं?
मुझे लगता है उनका कोई टेक्निकल इशू है और कोई आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जैनब जी, आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि उनसे हमारा संपर्क ठीक नहीं है। मैं जैनब जी से चाहूंगा कि वो अपनी आवाज को ठीक करें। अ, और अगर ठीक नहीं होता है तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के लिए मेघराज जी से इजाजत भी चाहूंगा, और हमारे तमाम दर्शकों से मैं चाहूंगा कि हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी शेयर दें, अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी कमेंट भी दें। जैनब जी, हमारी आवाज आज तक पहुंच रही है? हेलो, लगता है टेक्निकल कोई कारण है जो उनकी प्रतिक्रिया। समाप्त समाप्त करें प्रोग्राम को, ठीक है। जैनब जी का आवाज नहीं आ रहा मेघराज जी। तो समाप्त कर दीजिए, कोई बात नहीं। जी, तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जोहार, सतनाम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। धनेश्वरी कुर्रे जी का, मीना जी का, और अमेरिका से जुड़े हमारे जसबीर भाटिया साहब के परिवार से 2 बहनें जुड़ी हुई थी, हमारी आंटी जी, उनका भी। और स्पेशल आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हमारे मेघराज जी का और डॉक्टर कृपाल सिंह जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सतनाम, जोहार।